हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस कुड़वार। तो जैसा कि आप क्लास 12th की जो टॉपिक है उसको देखते चले आ रहे हैं हमारे साथ, और आज की जो बातें होंगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियोसोम के बाद, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी या नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए, और जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी स्पेशल टॉपिक होने वाली है। का बस मेन बात ये होगी कि एकदम लाइन टू लाइन एग्जैक्ट बात होगी, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। सीधी बात होगी, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतयन। यानी कि अब बात करते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए जो है एक आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को संतानों में ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आखिरकार जो डीएनए है वो एक डीएनए से दो डीएनए कैसे हो जाता है, कौन सी विधि है, इस विधि को प्रमाणित किसने किया कि भाई नहीं इसी प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इस सब जो सारी बातें हैं वो आपके सामने अभी जस्ट होने वाली है। तो सबसे पहला काम कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो डीएनए जो है अपने आप की, डीएनए अपने आप की मतलब अपने आप की फोटोकॉपी तैयार करना, मतलब अपने जैसा हूबहू प्रतिलिपि तैयार करना ही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो सांचा का काम करता है, टेम्पलेट का, और उसी डीएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियस के अंदर होता है वो आकर के जुड़ करके एक नया डीएनए बना लेता है, जिसमें आधा डीएनए पेरेंटल होता है और आधा डीएनए जो होता है न्यूली फॉर्म डीएनए होता है, यानी कि नया डीएनए होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए अपने आप की फोटोकॉपी बनाने की प्रक्रिया जो होती है, अपने आप की फोटोकॉपी बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब एक डीएनए से दो डीएनए होने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं, या हिंदी में इसको प्रतिकृतयन कहा जाता है। अब ये बात आती है कि टाइम, प्लेस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब जो डीएनए है वो कब कहाँ होता है, मतलब रेप्लिकेशन कहाँ होता है। तो अब यहीं पर बात होती है क्लास 11th की, जैव वो 10वां चैप्टर होगा मे बी, शायद हाँ 10वां ही है, जहाँ पर सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर इसीलिए कहा जाता है भैया कि क्लास 11th जितना बेहतर आप पढ़ के आओगे उतना ही बेहतर आपका 12 समझ आता है। इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए 11th को। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, अरे 11th पास हो जाएंगे, तो ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो अब टाइम यानी कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है यह कहाँ होता है भाई? सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र की जो इंटरफेज अवस्था होती है, इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था में एक फेज आता है आपका यस फेज में होता है भाई, ठीक है ना, यस फेज। और यस फेज का मतलब है सिंथेटिक फेज यानी कि निर्माण प्रवस्था, जिसका मतलब होता है जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो इंटरफेज में कितनी अवस्थाएं आती हैं आप 11 अगर ढंग से पढ़े हैं तो G1 यस और G2 फेज आता है इसमें, और एक फेज यम फेज होता है जहां पर आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के कार्यक्रम चलते हैं वहां पर। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कोशिका चक्र के इंटरफेज की यस फेज में होता है, जहां पर एक डीएनए से दो डीएनए हो जाता है। और प्लेस कहाँ है? तो इसका प्लेस जो है डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है? तो भाई इसका स्थान क्या है भाई? न्यूक्लियस में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन केंद्रक में होता है। ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। उसके बाद अगली बात आती है टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन कितने तरह से हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स का होता है, द्विकुंडलीय संरचना होती है। इस बात को किसने बताया था? सबसे अच्छा प्रमाण किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने। तो वाटसन और क्रिक ने ये भी बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो 3 तरह से हो सकता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कितने तरह से हो सकता है भाई? 3 तरह से हो सकता है। तो वो कौन कौन सा है? पहला है आपका कंजर्वेटिव, दूसरा है डिस्पर्सिव, तीसरा है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। 3 तरह का हो गया। तो 3 तरह में कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो
तो कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है संरक्षित। तो अब यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि आपको यहीं पर समझना है कंजर्वेटिव क्या होता है। तो ये आपका जो डीएनए बना है, ये तीनों डीएनए आप एक बार में देखें, ये जो बनाया गया डबल हेलिक्स, ये आपका एक एक्चुअल डीएनए है जो किसी कोशिका में है, ठीक है। अब ये जब आगे चल करके ये वाई शेप्ड, यानी इसका जो नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जबकि ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम की सहायता से इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की कटिंग हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ पर कट जाता है, तो ये अनवाइंड हो जाता है, खुल जाता है डीएनए आपका। जैसे यहाँ पर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया, आपको भाई वाई ऐसे होता है, तो यहाँ पर देखिए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर, तो ये खुल गया, तो यहाँ पर भी खुल गया, ठीक है ना, मतलब खुल गया। तो इसके ऊपर मुझे एक स्टेप और बनाना था, मैंने बनाया नहीं है, तो वाई शेप्ड बन गया। तो जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ना, ये आपका यही वाला डीएनए है, केवल इसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट करके अलग हो गया। अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं नया डीएनए रेड कलर में आपको दिखाया गया है, इसके ऊपर जहाँ पर अनवाइंड हुआ, ऐसे ये पूरा अनवाइंड होता आएगा, और इधर से डीएनए एक उसके ऊपर एक दूसरा डीएनए जुड़ता हुआ चला आता है। तो अब ये नया डीएनए रेड कलर में आ गया। तो जो कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, उसमें क्या होता है, जो पुराना डीएनए है वो दोनों स्टैंड एक तरफ चला जाता है, और ये जो रेड कलर का है दोनों स्टैंड एक अलग हो जाता है, मतलब पुराना एक अलग हो गया, नया अलग अलग हो गया। तो अब इससे जो संतानों में जाएगा, तो भाई तो नया करेक्टर डेवलप ही नहीं कर पाएगा। मान लीजिए यही चला गया, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि जैसे प्लांट में होता है, तो ऐसा तो हम लोगों में शायद संभावना नहीं। फिर दूसरे में आते हैं डिस्पर्सिव। डिस्पर्स का मतलब मिश्रित या परिक्षेपी मेथड। तो डिस्पर्सिव में क्या होता है कि वाई शेप फार्क सब में बन रहा है, तीनों में बन रहा है, इसमें भी नए स्टैंड आ रहे हैं, इसमें भी नए स्टैंड जुड़ रहे हैं उसमें। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मिला जुला डीएनए, मतलब बीच में रेड कलर आपको दिखाया गया, फिर ब्लैक दिखाया गया, मतलब नए डीएनए और पुराने डीएनए जो हैं आपस में मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। तो इसको बोला गया डिस्पर्सिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तीसरा जो है आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अर्धसंरक्षी। तो अर्धसंरक्षी में क्या हुआ, बिल्कुल आप समझिए इस बात को, कि आपका डीएनए था, ये वाई शेप स्ट्रक्चर बनाया, इस पर आपका रेड कलर में नया डीएनए चढ़ गया, यहाँ पर नया डीएनए बन गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब ये दोनों ब्लैक वाले जो पुराने डीएनए स्टैंड है, दोनों स्टैंड अलग हो गए, तो एक जो नया स्टैंड है इसके साथ मिल गया, और जो नया स्टैंड है इसके साथ मिल गया, यानी इसमें जो है एक स्टैंड आपका पुराना है और एक स्टैंड जो है आपका नया है, तो यानी 50-50% का मार्जिन आ गया। तो इस बात को वाटसन और क्रिक ने बताया था, ठीक है ना, वाटसन और क्रिक ने बताया था इस बात को। लेकिन इन्होंने, कौन, वाटसन और क्रिक ने ये बात नहीं बताई कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है तीनों में से कौन सा होता है। तो इस बात को प्रूव किया एक अच्छे महान साइंटिस्ट जिनका नाम मिशेल्सन और स्टाल। तो यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो किस प्रकार का होता है, इस बात को किसने बताया, प्रमाणित किसने किया। तो इस बात का प्रमाण जो है, डीएनए रेप्लिकेशन का जो एविडेंस है, एविडेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए द्विगुणन का जो प्रमाण है वो किसने दिया था, 1958 में मिशेल्सन एंड स्टाल इन्होंने दिया था, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, अब इन्होंने किस पर किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया था, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया था। और ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है, मुझे लगता है कि वो लीनियर नहीं होता, सर्कुलर होता है, थीटा शेप्ड में। तो अब यहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज किया था, नाइट्रोजन का आइसोटॉप यूज किए थे, नाइट्रोजन का आइसोटॉप। अब आइसोटॉप का मतलब समस्थानिक, यानी कि नाइट्रोजन N15 और N14 का यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। और इन्होंने सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया था सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए,
सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, अपकेंद्रण के लिए यूज़ किया था। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है ना, सेमी कंजर्वेटिव होता है, ना कि डिस्पर्सिव, ना कि कंजर्वेटिव। तो इस बात का सिद्धीकरण किसने किया? मिशेल्सन और स्टाल ने किया था। किस बैक्टीरिया पर किया? ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया। तो यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया का मतलब किस पर? प्रोकैरियोटिक पर, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोट है, अर्थात उसके पास क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो अब आपको यूकैरियोट का भी जानना चाहिए और प्रोकैरियोट का भी जानना चाहिए। तो अब इतनी बातें आपको समझ आ गई, तो हम मिशेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा ना हो तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आपको सारी क्लास 12th और 11th की जो बायोलॉजी है आपको सीक्वेंस से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब पर बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। और जहाँ पर जो बातें, अपनी राय ज़रूर, अपने सुझाव ज़रूर कमेंट में करें, और पहली बार चैनल पर हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।